तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में आई मूवी OMG 2 को। इसकी कहानी बताने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इसमें कुछ शब्द हैं जो कि आपको अनकंफर्टेबल फील करा सकते हैं, क्योंकि फिल्म का जो मेन थीम है, जो टॉपिक है, उसके बारे में लोग ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। यार दोस्त में तो बात करते ही होंगे, पर जब कहीं और बात करने की बात आती है तो वो नहीं करते। मैं ये कह तो रहा हूँ कि आपको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, पर मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो देखें, क्योंकि मूवी का जो मैसेज है वो हर किसी तक पहुँचना जरूरी है। तो चलिए अब आपको मैं सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम एक साधारण परिवार को देखते हैं, जिसमें होते हैं माताजी, पिताजी और उनके दो बच्चे विवेक और दम्मू। पिताजी शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हें खूब मानते और पूजते थे। उनकी मंदिर के पास फूल माला और प्रसाद की दुकान थी और मंदिर की तरफ से ही उन्हें घर भी दिया गया था रहने को, क्योंकि वो मंदिर की काफी अच्छे से सेवा करते थे। एक दिन उन्हें दिखता है कि उनकी दुकान में एक अनजान बैग रखा हुआ है, तो वो उस बैग को घर लेकर चले जाते हैं कि कोई लेने आएगा तो दे देंगे। अगले दिन हम देखते हैं कि पिताजी को पता चलता है कि उनका लड़का विवेक अस्पताल में भर्ती है, तो वो दौड़ते भागते अस्पताल पहुंचते हैं कि क्या हो गया उनके लड़के को। डॉक्टर साहब उन्हें वायग्रा की गोली दिखाते हुए कहते हैं कि आपके बेटे ने ये गोली खा ली थी, एक नहीं वो भी तीन। तो रात भर लगा रहा वो मेहनत करने में, जब तक चक्कर खा के गिर नहीं गया। फिर उसका दोस्त लेकर आया है यहाँ। पिताजी को पहले तो समझ ही नहीं आता कि डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, पर जब डॉक्टर साहब साफ साफ शब्दों में बताते हैं कि आपका लड़का रात भर हस्त मैथुन करता रहा, तब उन्हें बहुत गुस्सा आता है अपने लड़के पर कि वो ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है। डॉक्टर साहब समझाते हैं कि इस उम्र में तो हर बच्चा यही करता है और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। आप उससे आराम से बात करिएगा, क्योंकि अब तो उसे भी पता चल चुका है कि आपको सब पता है कि वो क्या कर रहा था, तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी। बच्चे गिल्ट में जाकर कुछ भी कर जाते हैं, इसीलिए उसके साथ सख्ती से नहीं नरमी से पेश आइएगा। पिताजी सबको क्या बताते, कैसे समझाते कि क्यों विवेक अस्पताल आया, तो वो झूठ बोल देते हैं कि बच्चा रात भर पढ़ाई कर रहा था तो चक्कर सा आ गया और कोई बात नहीं है। अगले दिन पिताजी विवेक के दोस्त को पकड़ते हैं कि सच सच बताओ कि क्या हुआ था उस रात। दोस्त बताता है कि स्कूल में सालसा डांस प्रेजेंटेशन होने वाला था, जहां विवेक और सोफी मेन लीड में डांस कर रहे थे, पर ये बात रोमल और उसके दोस्तों को पसंद नहीं आई। अगले दिन रिहर्सल में रोमल सोफी के साथ लीड डांस कर रहा था और विवेक को साइड कर दिया गया। विवेक बाथरूम में होता है कि तभी वहां रोमल और उसके दोस्त आकर विवेक का मजाक बनाने लग जाते हैं कि तुम्हारा तो छोटा है इसीलिए तुमको भाव नहीं मिलता, और मेरा बड़ा, तभी सोफी मेरे पास आई। मास्टरबेट किया करो, उससे बड़ा हो जाएगा, बड़ा करो नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। ये सब बातें विवेक के दिमाग में चुप सी जाती हैं। वो अपने दोस्त के यहाँ रुककर रात भर साइज बड़ा करने के बारे में सर्च करता रहता है। वो दोस्त से कहता है कि ये तो सच में बहुत बड़ी दिक्कत है, जितना मेरा साइज है वो तो छोटा है, और अगर ऐसा ही रहा तो आज सोफी छोड़ के गई है, कल कोई और छोड़ के चला जाएगा। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए विवेक बायोलॉजी टीचर से सवाल करता है कि साइज बड़ा या छोटा होने से कुछ फर्क पड़ता है क्या सर, तो टीचर बेशरम कह के उसे भगा देते हैं। रोमल के दोस्तों ने कहा था कि मास्टरबेट करो तो उससे बड़ा होगा, तो अब विवेक वही करना शुरू कर देता है। एक दिन वो रास्ते से जा रहा था तो उसे दिखाई पड़ता है कि एक आदमी तंबू लगाकर लिंग बढ़ाने की दवाइयां बेच रहा है, तो विवेक उसे लगाकर मास्टरबेट करना शुरू कर देता है। उसने एक नहीं 10-10 बोतलें दवाई लगा डाली, पर 1 इंच तो क्या 1 सेंटीमीटर भी बात आगे नहीं बढ़ी। अब वो एक लिंग विशेषज्ञ वाले डॉक्टर के पास जाता है, जो कि एक तरह की मशीन लगाकर बताता है कि तुम्हारा तो सब कुछ कमजोर है, ये दवाई ले जाओ और इसका इस्तेमाल करके काम करो, सब सही हो जाएगा। विवेक दवाई खाने लगा, लगाने लगा, सब कुछ करने लगा, पर किसी भी चीज से कोई फायदा नहीं हो रहा था, बल्कि वो और ज्यादा टेंशन में रहने लगा।
वो एक मेडिकल की दुकान जाकर जुगाड़ से वायग्रा की गोलियां ले आया। एक गोली खाने के बाद उसे असर नहीं दिखा तो उसने 2 और गोलियां खा ली और फिर जो हुआ उसके बाद डॉक्टर के पास जाना पड़ा। घर जाकर पिताजी विवेक को खूब डांट लगाते हैं कि जैसे तैसे मिन्नतें करके हमने तुम्हारा उस बड़े स्कूल में दाखिला कराया ताकि तुम पढ़ो, और तुम हो कि ये सब कर रहे हो। कसम खाओ कि आज के बाद नहीं करोगे। विवेक कहता है कि खाई थी लेकिन अब वो काम नहीं करती। पिताजी सोचते हैं कि विवेक स्कूल जाएगा तो जिंदगी सामान्य हो जाएगी, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल पिताजी को ही बुला लेते हैं। वो उन्हें एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें कि विवेक स्कूल के बाथरूम में हस्त मैथुन करते दिखाई पड़ता है। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि अब आपका बच्चा इस स्कूल में नहीं पढ़ सकता। पिताजी हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इसे स्कूल से मत निकालिए, अब कोई गलती नहीं होगी, पर कोई नहीं सुनता। मंदिर के पुजारी जो कि प्रिंसिपल के मित्र थे, उन्होंने ही सिफारिश करके विवेक का एडमिशन करवाया था। तो वो कहते हैं कि आपके बेटे ने इतनी शर्मनाक गंदी हरकत की है, वो भी स्कूल में, तो बेहतर है कि जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता आप लोग कहीं और रहने चले जाओ। विवेक का ये वीडियो पूरे शहर में वायरल हो जाता है और मोहल्ले वाले लोग अब पूरे परिवार का मजाक बनाने लग जाते हैं, तरह तरह की उल्टी सीधी बातें कहकर। पिताजी भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आपने आज तक बिना मांगे सब कुछ दिया, फिर मेरे बच्चे का भविष्य अंधकार में क्यों जा रहा है? अब आप ही आके कोई राह दिखाओ, विवेक की रक्षा करो महाराज। शंकर भगवान पिताजी की सुन लेते हैं और उनकी मदद करने के लिए भेजते हैं अपने एक दूत को पिताजी के पास। अब हम देखते हैं कि पूरा परिवार घर छोड़कर रिश्तेदार के यहाँ जा रहा होता है। तो विवेक अपनी जान देने के लिए ट्रेन के सामने खड़ा हो जाता है, पर उसका अभी मरने का समय नहीं आया था क्योंकि भगवान का दूत उसे बचा लेता है। बेटे की जान बचाने के लिए पिताजी भगवान के दूत को शुक्रिया कहते हैं और सब कुछ बताते हैं कि वो ऐसा क्यों करने जा रहा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो इंसान भगवान का दूत है। भगवान के दूत कहते हैं कि दोष हर उस आदमी का है जिसने विवेक को सही ज्ञान नहीं दिया। रिश्तेदार के घर जाने से सब ठीक थोड़ी हो जाएगा। वीडियो तो हर किसी ने देख ही ली होगी क्योंकि मोबाइल तो सबके पास है। गलती बाकियों की है, माफी उसने नहीं तुम लोगों ने उससे मांगनी चाहिए, तब जाकर वो सर उठाकर जी पाएगा। वो आइडिया देते हैं कि जिन लोगों की भी गलती है उन सब पर मालहानि का केस करो, कोर्ट में घसीटो और उनसे माफी मंगवाओ। पिताजी ठीक ऐसा ही करते हैं। वो तंबू वाले डॉक्टर, लिंग विशेषज्ञ, स्कूल, मेडिकल स्टोर वाले सभी को नोटिस भेज देते हैं, यहाँ तक कि खुद को भी, क्योंकि गलती तो उनकी भी थी। अब कोर्ट में केस चलना शुरू होता है तो पिताजी का वकील भाग खड़ा होता है क्योंकि अपोजिशन में कामनी नाम की एक धुरंधर टाइप की वकील उन सभी की तरफ से केस लड़ रही थी, तो उससे जीतना मुश्किल था। स्कूल कामनी के ससुर जी का था, तो घर की बात थी तो वो और अच्छे से केस लड़ने वाली थी। पिताजी सोच में पड़ जाते हैं कि केस शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, अब वो क्या करेंगे। तभी उस झोले से कुछ किताबें और मूर्ति गिरती हैं जो झोला उन्हें दुकान पर मिला था। किताबों में संभोग, लिंग, योनि हर चीज का ज्ञान लिखा हुआ था, तो पिताजी उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं और ठान लेते हैं कि वो अपना केस खुद लड़ेंगे। अब केस की सुनवाई शुरू होती है जहां कामनी जी कहती हैं कि इनका लड़का स्कूल के परिसर में हस्त मैथुन करते पाया गया, जो कि मॉरली गलत है, तो इसीलिए स्कूल ने उसे निकाल दिया और इनके पिताजी अपने बेटे के गलत काम को सही बताने में लगे पड़े हैं। पिताजी कहते हैं कि मेरे बच्चे ने जो भी किया वो अज्ञानता, जिज्ञासा और बहकावे में किया। अगर उसको स्कूल वाले काम शास्त्र की अच्छी शिक्षा देते तो ये हरकत कभी नहीं करता, और फिर ना ही कोई बच्चा उसकी वीडियो बनाता और ना ही ये फर्जी डॉक्टर उसको मूर्ख बनाते। उसकी परवरिश के लिए मैं अपने आप को भी दोषी मान रहा हूँ, इसीलिए मैंने खुद को भी नोटिस भेजी और अब मैं सबके सामने माफी मांगता हूँ और इसी तरह स्कूल वाले भी माफी मांगे और बच्चे का दाखिला वापस ले लें। कामनी कहती है कि हर चीज स्कूल में थोड़ी सिखाई जाएगी। कल को कोई बच्चा नदी में डूब गया तब तो उसके भी परिवार वाले आ जाएंगे कि बच्चे को स्कूल में तैरना नहीं सिखाया। ये केस बेबुनियाद है योर ऑनर, इसे डिसमिस कर देना ही सही रहेगा।
पिताजी कुछ किताबें दिखाते हुए कहते हैं कि कहीं भी ये नहीं लिखा कि हस्त मैथुन अश्लीलता है या महापाप है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार सत्य की योनि से बाहर निकला है शिवलिंग, उसकी हम पूजा करते हैं, शहद दूध चढ़ाते हैं, स्पर्श करते हैं। कृष्णा जी ने कहा है कि मैं ही काम हूँ। देवता के मन में जो पहली इच्छा जागी वो है काम, तब जाके सृष्टि की रचना हुई, हम सब पैदा हुए। यौन शिक्षा विज्ञान है जो सेक्स से संबंधित सही गलत उचित अनुचित का ज्ञान देता है। अगर स्कूल हमारे बच्चे को सिखाता तो आज हंसी का पात्र नहीं बनता वो। मेरे बच्चे की मानसिक नुकसान की भरपाई तो ये लोग कर भी नहीं सकते, इसलिए मैं तो बस सिर्फ इनसे माफी मांगने को कह रहा हूँ और कुछ नहीं। जज साहब को पिता की बात में दम दिखता है तो केस डिसमिस करने के बजाय सुनवाई की अगली तारीख दे देते हैं और ये पहली जीत थी पिताजी की इस लड़ाई में। पिताजी जब घर जाते हैं तो पुजारी जी कहते हैं कि आपको अपने बच्चे का केस लड़ना है तो लड़िए, लेकिन अब आपको ये घर और दुकान खाली करनी पड़ेगी। ये सब हो रहा था स्कूल वालों की वजह से, पर एक दरवाजा बंद होता है तो भगवान जी दूसरा दरवाजा खोल ही देते हैं। पिताजी की दुकान में जो आदमी काम करता था वो उन्हें अपने घर में रहने के लिए शरण दे देता है। अब वकील साहिबा कामनी जी विवेक को कटघरे में बुला करके उससे सवाल पूछते हुए इमोशनली खेलना शुरू करती हैं। वो उससे पूछती हैं कि जो तुमने स्कूल के बाथरूम में किया था वो सही है या गलत। तो विवेक कुछ बोल नहीं पाता और शर्मिंदगी महसूस करते हुए वहां से भाग जाता है। कामिनी कहती है कि हम तो विवेक को स्कूल बुलाने को तैयार हैं, पर वो तो शर्म के मारे मुंह तक नहीं उठा पा रहा, तो इस केस का मतलब ही क्या। पिताजी कुछ नहीं कह पाते और केस अगली सुनवाई के लिए बढ़ जाता है। रात में पिताजी को भगवान का दूत मिल जाता है तो उससे बातचीत करते वक्त वो कहता है कि वो बोलो जो समाज को अच्छा लगे, जो कान को सुनने में अच्छा लगे वो बोलो। अब अगली सुनवाई में कामनी दम्मू को बुलाती है और उससे सवाल करती है कि बताओ वीडियो में तुम्हारा भाई क्या कर रहा था। कामनी को लगा था कि वो शर्म के मारे बोल नहीं पाएगी और साबित कर देगी कि वो गंदा काम है, पर दम्मू साफ साफ बता देती है कि इस क्रिया को हस्त मैथुन या मास्टरबेशन कहते हैं। ये यौन संतुष्टि के हेतु सभी करते हैं। पिताजी को पता था कि कामनी जी कुछ ऐसा ही करेंगी, तो उन्होंने पिछली रात उन्हें पहले ही समझा दिया था कि वो बोलो जो सुनने में अच्छा लगे। जैसे कि अगर संडास बोलते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन वॉशरूम बोलो तो सुनने में अच्छा लगता है। दम्मू से तो बात बनती नहीं, तो अब कामनी माता जी को बुलाकर पूछती है कि बताइए कि आपकी पहली रात का एक्सपीरियंस कैसा था, कैसे क्या हुआ था। माता जी कहती हैं कि वही हुआ जिससे तुम आई, जज साहब आए, हम सब आए। जज साहब के बच्चे तो होंगे ही, तो उन्हें पता होगा कि कैसे क्या होता है, तो वही आपको बता देंगे। कामिनी की यहाँ भी दाल नहीं गलती और उसका पूरी तरह से पोपट हो जाता है। कामिनी कहती है कि ये इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं कि इनके बेटे ने जो गंदा काम किया है वो स्कूल के अंदर किया है। वो स्कूल जिसे विद्या का मंदिर माना जाता है, जिसके स्टेट में एक पहचान है और बच्चों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। इस बात को साबित करने के लिए कामिनी एक औरत को बुलाती है जो कि वैश्यावृत्ति का काम करती थी और उसका बच्चा उसी स्कूल में पढ़ता था। कामिनी कहती है कि हमारे क्लाइंट का स्कूल एक सेक्स वर्कर के बच्चे को भी पढ़ाता है। अगर स्कूल ने बाकी बच्चों के हित में एक डिसिप्लिन रिएक्शन लिया है तो क्या गलत किया। पिताजी फिर से कुछ नहीं बोल पाते और केस की तारीख आगे बढ़ा दी जाती है। अब हम देखते हैं कि पिताजी शिव जी के दर्शन करने गए होते हैं तो वहां उन्हें भगवान के दूत मिल जाते हैं। वो कहते हैं कि पूछोगे तभी तो जवाब मिलेगा, सवाल किया तो सवाल है, सवाल के बाद फिर जवाब है, जवाब के बाद फिर सवाल, सवाल से जवाब निकलता है और जवाब में फिर से सवाल, सारा जवाब सवाल में ही होता है। इस बात को समझते हुए अब पिताजी औरत से सवाल करते हैं कि जो मर्द आपके पास आते हैं वो क्यों आते हैं। औरत जवाब देती है कि अपनी भूख मिटाने के लिए, अपनी खुशी के लिए आते हैं। पिताजी पूछते हैं कि इन मर्दों को खुशी देने की प्रक्रिया में क्या आपको थोड़ी बहुत खुशी मिलती है। औरत कहती है कि लोग हमारे पास अपनी खुशी के लिए आते हैं, हमारी खुशी के लिए नहीं, हमारी क्या ही इज्जत। कुछ लोग नोचने के लिए आते हैं, कुछ लोग उल्टे सीधे काम करने के लिए आते हैं। पिताजी
पिताजी पूछते हैं कि आप अपने बच्चे को कहाँ देखना चाहती हैं? उन लोगों के भीड़ में जो आपके पास आते हैं, या पढ़े लिखे शिक्षित काम शास्त्र के जानकार जो अपनी प्रेमिका, पत्नी, औरत के शरीर का सम्मान करें, इज्जत करें? औरत कहती है कि जहाँ इज्जत करना जानते हैं वहाँ। पिताजी कहते हैं स्कूल, उसका काम है सिखाना, जहाँ ये सब कुछ सिखाया जा सकता है। जब जानवरों का प्रजनन करना पढ़ा सकते हैं तो इंसानों का पढ़ाने में क्या दिक्कत है स्कूल वालों को? कामनी कहती है कि कैसे पढ़ाएंगे कि अब लड़का लड़की के कपड़े उतार रहा है, अब लड़का लड़की को छू रहा है। कितना भद्दा लगेगा सुनने में। या तो आप सेक्स पढ़ाने का कोई तरीका बताएं जो अश्लील ना हो, या फिर अपना केस वापस लें। पिताजी को भगवान के दूत फिर से मिल जाते हैं तो वो बातों ही बातों में कहते हैं कि बात को दबाओ मत, खुल के कहो। सत्य हमेशा नग्न होता है, उसे कहने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। पिताजी अदालत में बॉडी पार्ट चार्ट दिखाते हुए कहते हैं कि जैसे हम बताते हैं कि ये आँख है, नाक है, कान है, वैसे ही हम ये भी पढ़ा सकते हैं कि ये योनि है, ये लिंग है। कोई भी नवजात बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले रजिस्टर में उसका लिंग ही लिखा जाता है। जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक उसकी पहचान होती है लिंग, और उसी पहचान की बात करने में हमें शर्म आती है। बचपन से हम उनको नुन्नी, पुन्नी, टुन्नी, शेम शेम कहकर बताते रहते हैं, पर सही नाम कभी नहीं बताते। अगर सही नाम बताएं तो पढ़ाने में आसान हो जाएगा। और अब वो समय आ गया है कि जो कहा जाता है वही नाम बताया जाए और वही पढ़ाया जाए। कामनी कहती है कि अगर हम ऐसे ही सब कुछ खुलकर सिखाने बताने लगे तो शर्म लिहाज भूलकर हमारा समाज एकदम अश्लील हो जाएगा। पिताजी एक चार्ट दिखाते हुए कहते हैं कि हैदराबाद में जिस डॉक्टर का हृदय विदारक बलात्कार हुआ था, 88% इंटरनेट यूजर्स ने उसका नाम सर्च किया। क्या देखने के लिए? उसका बलात्कार देखने के लिए। ये है हमारा सभ्य समाज। हमारे देश में 18 वर्ष के नीचे 54% लड़के और 47% लड़कियां यौन शोषण का शिकार होते हैं। उन लोगों को नहीं पता कि सही और गलत स्पर्श क्या होता है, और आरोपी हमारे आसपास ही होता है। ये होती है अश्लीलता। बाकी पढ़ाना तो ज्ञान होता है। इन सब बातों के बाद कामनी जी कुछ नहीं कह पाती और फैसले की तारीख दे दी जाती है। ये बहुत छोटा सा मुद्दा था जो कि बहुत बड़ा बन चुका था, और देश के कोने कोने से हर कोई इस बारे में बात करने लगा था कि हाँ, हमारी पढ़ाई में ये सब भी पढ़ाया जाना चाहिए। वहीं कई लोग इस बात से नाराज भी थे कि ये सब गलत चीजें हैं, और धरना दे रहे थे पिताजी के घर के सामने। हम देखते हैं कि पुजारी जी और उनकी छोटी बच्ची टीवी में आ रहे पिताजी का इंटरव्यू देख रहे होते हैं, जिसमें कि वो बता रहे थे कि बात करके बच्चों को बताना होगा कि गुड टच बैड टच क्या होता है, तभी तो वो अपने माता पिता से बात कर पाएंगे अगर कोई गलत करता है तो। अब हम देखते हैं कि पिताजी के घर में पुलिस ऑफिसर आते हैं और बताते हैं कि आपके नाम कई सारे केस दर्ज हो चुके हैं, अब आगे और पता नहीं कितने होंगे, तो अब खुद ही सोच लीजिए कि क्या करना है, क्योंकि स्कूल वाले तो आपको छोड़ने नहीं वाले। पिताजी काफी ज्यादा डर जाते हैं कि अब आगे क्या होगा, तो वो बातचीत करने के लिए स्कूल के प्रिंसिपल से मिलते हैं, जहाँ वो सभी लोग मौजूद थे जिन पर पिताजी ने केस ठोका था। पुजारी जी पिताजी को 1 करोड़ का चेक देते हुए कहते हैं कि हम सब तुम्हारे बेटे का भला ही चाहते हैं। स्कूल ये चाहता है कि तुम कोर्ट में जाओ और सबके सामने सॉरी बोलो और इस समझौते पर अपना साइन करके केस वापस ले लो। पिताजी के दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लग जाती हैं। जो केस लोगों ने किए थे उनसे कैसे निपटेंगे, घर दुकान सब चला गया इस केस में, और बेटा भी नाराज ही चल रहा था क्योंकि उसके हिसाब से केस होने पर उसकी और बदनामी हो रही थी। इन सभी मुसीबतों से बचने का पिताजी को एक ही समाधान दिखता है कि हार मानकर 1 करोड़ लेके समझौते पर साइन कर देना, जो कि वो कर भी देते हैं। अब हम देखते हैं कि पिताजी घर जा रहे होते हैं कि तभी उनकी ट्रक से टक्कर हो जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें अस्पताल में होश आता है तो उन्हें सुनाई देता है कि बाहर सब रो रहे हैं। तभी वहां पर सफेद स्टाइलिश वस्त्र धारण किए भगवान के दूत आते हैं और बताते हैं कि तुम मर चुके हो। जब तुमने सब कुछ शिव पर छोड़ दिया था तो अपनी दुर्बुद्धि क्यों लगाई? जब तुमसे बार बार कहा था कि रख विश्वास, तू है शिव का दास, तो क्यों
क्यों अपने विश्वास को मारा तुमने? मैं आ गया था ना उनके आदेश पर, तुम्हारी एक आवाज लगाने से। पिताजी को समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये है कौन, क्या वो सच में शंकर भगवान द्वारा भेजे गए दूत हैं? तभी वहाँ पर महादेव अपने असली रूप में प्रकट होते हैं, जो कि अपने दूत की तरह ही दिख रहे थे। पिताजी पूछते हैं कि आप दोनों के रूप एक कैसे हैं? तो महादेव जवाब देते हैं, क्योंकि शिव और भक्त शिवगण एक ही होते हैं, तुम भी और कोई नहीं, तुम में मेरा ही सत्य है। तुम जिस सुंदर सत्य को निर्भय होके कहते हो वही शिव की वाणी हो जाती है और तुम देव का रूप धारण कर लेते हो। पिताजी के सामने साक्षात महादेव आ गए, जिन्हें देखकर उनकी सारी इंद्रियां खुल जाती हैं और वो दूत के पैर पकड़ के माफी मांगने लग जाते हैं कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। दूत पिताजी को एक वीडियो दिखाता है जिसमें कि दिखता है कि कामनी जज को बता चुकी है कि ये सब नाटक पिताजी ने पैसों के लिए किया और कुछ नहीं। पिताजी सोचते हैं कि अब तो सब खत्म हो गया। दूत कहता है कि नहीं, बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है। हम देखते हैं कि पुजारी की बेटी उन्हें बता रही होती है कि मामा मुझे इधर उधर चूमते हैं और टच करते हैं। शायद बच्ची ये कभी नहीं बता पाती, पर उसे पिताजी की बातों से हिम्मत मिली और जो गलत वो सहते आ रही थी उसे सबके सामने बता डाला। इस तरह अब पुजारी जी की आंखें खुल जाती हैं कि पिताजी सही थे और वो गलत। भगवान के दूत पिताजी को फिर से जिंदा कर देते हैं ताकि वो अपनी गलती सुधार सकें। दूत एक महंगी गाड़ी लाकर पिताजी को उसमें बैठाकर हवा से बातें करते हुए उन्हें अदालत पहुंचा देता है। वहां इतनी भीड़ हो गई थी कि अदालत खुले आसमान के नीचे लगानी पड़ गई। सबको लगा कि पिताजी गुजर गए, लेकिन वो वापस आ गए अपना केस लड़ने। कामनी कहती है कि इन्होंने तो 1 करोड़ लेके केस छोड़ दिया था, तो अब क्यों आए हैं? पिताजी कहते हैं कि एक मजबूर और लाचार पिता को पैसे का लालच दिखाकर समझौते पर साइन करा लिया, पर अब मैं उनके पैसे वापस करता हूं और केस लड़ना चाहता हूं। कामनी जी अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट देते हुए कहती हैं कि अपने निजी, अनैतिक और अश्लील व्यवहार के लिए स्कूल न जवाबदार है और न कभी होगा। इन सभी लोगों में विवेक कहाँ है? वो नहीं आया क्योंकि उसे पता है कि उसने जो किया है गलत है और उसकी गलती है। पर तभी वहाँ विवेक आ ही जाता है, जो अब तक एम्बैरेसमेंट के मारे सभी से छुप रहा था, पर अब वक्त आ चुका था अपने पिता का साथ देने का, जो कि उसके लिए सभी से लड़ गए। विवेक कहता है कि जो मैंने किया वो गलत नहीं था, पर जिस जगह किया वो गलत था और उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ और कृपया करके मुझे स्कूल में वापस ले लीजिए। कामनी कहती है कि जितनी बेशर्मी से ये अपनी गलती को गलत नहीं मान रहा, मुझे यकीन है कि जितने बच्चे यहाँ खड़े हैं उनमें से किसी में भी ये बोलने का साहस नहीं होगा कि हस्तमैथुन सही है। तभी उस भीड़ से एक लड़का हाथ उठाकर कहता है कि मैं मास्टरबेट करता हूँ, जो कि जज साहब का ही लड़का था। तो कामनी की बोलती बंद हो जाती है। अब धीरे धीरे वहाँ कई सारे लोग आवाज उठाना शुरू कर देते हैं कि हाँ वो करते हैं मास्टरबेट और उन्हें चाहिए सेक्स एजुकेशन। विवेक कहता है कि मैं बेशरम नहीं हूँ, मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरे पिताजी को अपनी गलती महसूस हुई और वो मेरे लिए सबसे लड़े। लेकिन मैम मुझे आप ही बता दो, मुझे ये सब कौन समझाने के लिए है जो गूगल पे सेक्स लिखने पे आता है? दुर्व्यवहार, अनचाही प्रेगनेंसी, गुड टच, बैड टच, किसी का वीडियो बना के अपलोड कर देना, जो कि मेरे साथ हुआ, ये सारी चीजें कौन सिखाएगा? कौन बताएगा कि क्या गलत है क्या सही? जिन मुसीबतों से मुझे और मेरे परिवार को गुजरना पड़ा, मैं नहीं चाहता कि कोई और भी ये सब सहे। कामनी जी अब एकदम चुप हो जाती हैं और कोई भी बहस नहीं करती, क्योंकि उन्हें भी पता ही था कि वो गलत के साथ हैं, पर वो अपना कर्तव्य निभा रही थी। अदालत ये फैसला लेती है कि जितने भी आरोपी हैं वो सभी माफी मांगे और एजुकेशन बोर्ड सिलेबस में बदलाव करे और जिसने भी वीडियो बनाई, वायरल करी, उस पर भी एक्शन लिया जाए। पिताजी की जीत हुई और उनकी जीत के साथ उन सभी लोगों की जीत हुई जो उनके साथ खड़े थे। जितने भी लोगों पर इल्जाम लगा था वो पिताजी से माफी मांगते हैं।
पिताजी अपने परिवार से कहते हैं कि चलो आओ तुम्हें मैं उन डॉक्टर से मिलाता हूँ जिन्होंने मुझे ठीक किया। पिताजी अपने परिवार को नहीं बताते कि असल में वो हैं कौन। जो बैग पिताजी के पास था वो इन्हीं का था, पर अब वो विवेक को दे देते हैं। अब यहाँ उनका काम खत्म हो गया था और अब बारी थी दूसरों के कष्ट हरने की। तो वो गाड़ी भगा के वहाँ से निकल जाते हैं और उनके पीछे पीछे नंदी बाबा भी चल देते हैं। और फिर इसी कहानी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस फिल्म का मैसेज साफ साफ समझ आ गया होगा कि ये हमें बताना और समझाना क्या चाहती है। इस टॉपिक पर कई सारी फिल्में बनी होंगी, पर जिस शालीनता से इस टॉपिक को इस फिल्म में दिखाया और समझाया गया है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिला। डायलॉग्स, शब्दों का चयन और धार्मिक ज्ञान सब कुछ कितना सरल था, सुंदर था। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये मूवी जैसे कि एक सॉल्यूशन हो कि हाँ, जैसे इसमें बताया गया है ठीक वैसे ही स्कूलों में सब कुछ लागू होना चाहिए। जो टॉपिक है, जो बातें हैं, उसे लेकर कई लोगों को ये फिल्म गंदी लगी होगी, पर आपको भी समझना होगा कि गंदा कुछ भी नहीं है। गंदा तब होता है जब जानकारी नहीं होती और कुछ गलत कर बैठते हैं बच्चे। कोई नहीं है सिखाने वाला बच्चों को कि अगर कोई उन्हें टच करता है, कोई गलत तरीके से छूता है, तो उन्हें कैसे पता चले कि वो जो इंसान छू रहा है वो गलत तरीके से छू रहा है। संभोग न करने को तो हमारे अच्छे संस्कार से जोड़ दिया गया है कि अगर शादी से पहले सेक्स कर लिया तो तुम्हारे संस्कार गंदे हैं। करना बुरा नहीं है, किसी के ना चाहने पे करना या गलत तरीके से करना या सावधानी ना बरतना बुरा है। आज जो बच्चे पाल रहे हैं उन्हें भी पता है कि 12 से 20 साल की उम्र में उनके भी हार्मोन्स जागे थे और उन्हें भी बताने वाला कोई नहीं रहा होगा कि कैसे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। माना कि सब इधर उधर से जान गए, पर अब आप अपने बच्चों को जानकार क्यों नहीं बना रहे ताकि वो इधर उधर भटक के गलतियां ना करें। जब तक पीरियड्स नहीं आते तब तक पेरेंट्स बताते ही नहीं है कि ऐसी भी कोई चीज है। लड़कों को तो 1% नहीं समझाया जाता कि क्या है, क्यों है, कैसे है। फिर जब वो इधर उधर से जो चीजें सीखते हैं, जानते हैं, वही हरकत करते हैं। फिर हम उम्मीद लगाते हैं कि देश में छेड़छाड़ या बलात्कार ना हो, पर हर किसी को सही जानकारी मिले ये जरूरी नहीं। हो सकता है कि जब वो अपने आप से कोई जानकारी इकट्ठा कर रहा था तो उसे गलत तरीके से जानकारी मिली हो, उसे अलग अलग तरीके की चीजें देखने को मिली जो कि गलत हैं, पर उसे कौन समझाए। अब मान लीजिए बच्चे को पता चला मास्टरबेट करने के बारे में, उसने करना शुरू किया, इतना किया कि उसे लत लग गई और फिर वो उसी में पागल हो गया। अगर स्कूल में सिखाया गया होता कि ऐसी भी कोई चीज होती है और कितना सही है और कितना हानिकारक, तो शायद बच्चा अपने लिमिट में रहता। मास्टरबेट करना बिल्कुल नॉर्मल है, पर बात यहाँ ये भी है कि अगर ज्यादा किया तो आपके लिए हानिकारक भी है। हर चीज की अति आपको नुकसान ही पहुँचाती है। पानी हमारी प्यास बुझाता है, लेकिन अभी हाल ही में एक न्यूज आई कि एक महिला ने 20 मिनट में 2 लीटर पानी पी लिया तो उसकी मौत हो गई। जल ही जीवन है कहा जाता है, पर जीवन का सेवन ज्यादा हो जाने पर भी नुकसान हो सकता है। तो यही चीज आपको हर काम में लागू करनी है कि आपको किसी भी चीज की अति नहीं करनी। करो, पर किसी भी चीज की अति मत करो जिससे कि आपका मानसिक और शारीरिक नुकसान हो। लड़कियों से हम उम्मीद करते हैं कि वो कुछ करे ना, इस बारे में बात करना भी उनके संस्कार के खिलाफ है। और आप खुद भी उन्हें जानकारी नहीं देते तो फिर गड़बड़ी होगी और क्या ही होगा, क्योंकि जिज्ञासा तो सब में जागती है सब कुछ जानने की। तो फिर बच्चा वही करता है जो विवेक ने किया। अगर मेरी बच्ची या बच्चा मुझे सिगरेट पीते दिखा तो मैं उसे डांटूंगा या मारूंगा नहीं, उसे समझाऊंगा कि देखो इसको पीने से ये बीमारियां होती हैं। उसे जिंदगी का महत्व समझाऊंगा और एहसास दिलाऊंगा कि ये सिगरेट तुम्हारी जिंदगी कितना बर्बाद कर सकती है। फिर आगे उसकी मर्जी कि वो क्या फैसला लेती है या लेता है। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो पहले उसे उस चीज की जानकारी दो और बताओ कि वो कितना सही है और कितना गलत। अगर प्यार से समझाने के बाद भी उसके लक्षण ना बदलें तभी आप कोई कड़ा कदम उठाएं। बच्चे को जानकारी देने से पहले खुद को भी पूरी जानकारी होना जरूरी है, ताकि अगर पलट के वो सवाल कर दे तो आप उसका जवाब दे सकें, वो भी सरल भाषा में या कोई एग्जाम्पल देकर। सेक्स एजुकेशन की बात मैंने छतरी वाली मूवी और जनहित में जारी मूवी एक्सप्लेनेशन में भी की है, तो आप उनकी एक्सप्लेनेशन वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपको मेरी और बातें सुननी हैं इस टॉपिक से रिलेटेड।
अब फिल्म की बात करें तो इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले काफी सही लगा। एक भी सीन फालतू नहीं था कि लगे बोर हो रहा है। हर सीन दूसरे सीन से जुड़ा था और मूवी काफी एंगेजिंग थी। ये मूवी आपको खूब हंसाती भी है और सही मैसेज देने का काम भी करती है। मूवी में कई सारे बदलाव किए गए हैं, जैसे कि पहले अक्षय कुमार शिव जी बने थे, लेकिन बाद में उन्हें शिव जी का दूत बना दिया गया। कई जगह डायलॉग्स बदले गए हैं और 13 मिनट की फिल्म काटी गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि जब ये फिल्म OTT पर आए तो इसका अनकट वर्जन आए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि देखना चाहता हूं कि क्या बुरा था उन सीन्स में जिन्हें काटना पड़ा। एक्टिंग की बात करें तो अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, यामी गौतम तीनों ने ही काफी बढ़िया काम किया है। अक्षय सर ढीली एक्टिंग करके लगातार फ्लॉप फिल्में देते जा रहे थे, पर इसमें वो थोड़ा फॉर्म में लगे। हालांकि उनका ज्यादा बड़ा रोल तो नहीं था, पर जितना भी था बढ़िया था। पंकज सर की डायलॉग डिलीवरी, उनके एक्सप्रेशन आपको हंसाते भी हैं और समझाते भी हैं और कहीं कहीं पर रुला भी देते हैं अगर आप इमोशनल हो गए तो। यामी गौतम भी लगातार एक से एक अच्छी स्क्रिप्ट वाली फिल्मों में दिख रही हैं और उनका काम भी अच्छा रहा। और बाकी जितने भी सह कलाकार फिल्म में मौजूद हैं, सबका काम बढ़िया था। वैसे यहाँ एक और मैसेज दिया गया है कि भगवान जी आपके साथ हमेशा हैं। वो हर समय तो आपके सामने प्रकट नहीं हो सकते, पर वो आपकी सहायता करते रहते हैं। बस आपको उन पर विश्वास रखना है। आपसे मैं कहना चाहूंगा कि ये वीडियो मूवी का सिर्फ 20% है, 80% तो आपने देखा ही नहीं। इसीलिए आप ये मूवी जरूर देखने जाइए, क्योंकि ये मूवी काफी ऑडियंस डिजर्व करती है। अगर नहीं जा सकते तो OTT पे आने का इंतजार करिए, तब देख लीजिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर। बहुत मुश्किल से मैंने इस मूवी का 20 मिनट का एक्सप्लेनेशन बनाया, क्योंकि मुझे बहुत कुछ हटाना पड़ा। इसका एक्सप्लेनेशन 30 मिनट का बन गया था, जिसको मैंने 20 मिनट तक किया। एक्सप्लेनेशन के बाद जो है वो मेरा POV है, तो उसे ऐड मत करिए, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो मेरा POV है, जिससे कि आप सहमत भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, या आप देख सकते हैं या नहीं भी देख सकते हैं। तो मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है कि जो मूवी के डायरेक्टर हैं, जो कास्ट है इसकी, उनको कैसा फील होता होगा जब उनके सीन्स कट जाते हैं, सेंसर बोर्ड उनके डायलॉग्स उड़ा देता है, चेंजेस कर देता है। इसमें 13 मिनट का सीन कट है, तो सोचिए कि कैसा लगा होगा डायरेक्टर को कि मूवी उन्होंने इतनी मेहनत से बनाई, उनके सीन्स कट हो गए। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैं पूरी तरह से मूवी को नहीं बता पाया आपको, तो उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा जब उनके सीन्स काटे गए, डायलॉग्स बदले गए। तो ये चीज मैं अभी फील कर पा रहा हूँ। हालांकि क्या कर सकते हैं। बाकी अब मेरी इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है कि ये वीडियो डिलीट होगा या फिर रहेगा, क्योंकि नई मूवी है तो स्ट्राइक आने के चांसेस ज्यादा हैं। बाकी देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर जाइएगा, और लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जो अभी नए आए हैं, जो नए लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। मैं हमेशा यही कहता रहता हूँ कि आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोस बनाने का। इसीलिए सब कुछ करके जाइए, ताकि मैं और भी जल्दी जल्दी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते। अब देखो, दिक्कत यह है कि डायरेक्टर चाहता है कि उसकी मूवी थिएटर में देखने जाएं और कहीं से उसकी कहानी ना पता चले, पर मैं जो काम कर रहा हूं कहानी बताने का, वो गलत है। पर मैं कहानी पहुंचाने का काम कर रहा हूं, मैं बल्कि तारीफ करता हूं, पर लीगली देखा जाए तो वो गलत है। हो सकता है, पर मैं पूरी मूवी अपलोड नहीं कर रहा, बस कहानी बता रहा हूं थोड़ी सी। मूवी 2.5 घंटे की है, तो मैंने 20 मिनट में कहानी निपटाई। तो अब नहीं समझ में आता है जब स्ट्राइक मारने वाले होते हैं कॉपीराइट ओनर, उनको, कि लड़के ने क्या किया है, लड़के ने किया है। बस यही चीज़ें हैं। चलते हैं, बाय 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 बाय।